नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा। देश में शिक्षा और परीक्षा को लेकर इस वक्त लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। खास तौर पर नीट पेपर लीक मामले के बाद लोगों को लगने लगा है कि क्या परीक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है या फिर शिक्षा प्रणाली में किसी तरह की खास विचारधारा हावी होती जा रही है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद प्रोफेसर दिनेश सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। नमस्कार सर, इस वक्त पूरा देश नीट पेपर लीक का दंश झेल रहा है। संसद के अंदर भी और बाहर भी इसको लेकर संग्राम मचा हुआ है। आपको क्या लगता है, शिक्षाविद होने के नाते इसका क्या हल होना चाहिए, इसे कैसे रोका जाना चाहिए? इस संदर्भ में मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको अन्यथा न कोई समझे कि मेरे पास सारे सुझाव हैं और इसके मसला कैसे हल किया जाएगा। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है। पहले तो भारत में इसका मुझे अभाव लगता है कि जिसको हम लोग कहते हैं ना टेस्टिंग के एक्सपर्ट्स, जो साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से इसको देखें। मुझे जितनी जानकारी और मैंने प्रयास किया, खोज किया पहले, कम हैं लोग ऐसे। अगर हम थोड़ा सोच विचार के, एक बार का परिश्रम है, वन टाइम एफर्ट, अगर हम एक बढ़िया सी क्वेश्चन बैंक साइंटिफिकली डिजाइंड बना दें और उसको फीड कर दें कंप्यूटर में, उसके व्हेन आई से बढ़िया सी बैंक, तो ये इसको कहते हैं ना बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंट हर प्रकार के क्वेश्चंस होंगे एंड यू कैन मेक देम लार्जली मल्टीपल चॉइस। यू कैन हैव ऑल काइंड्स। जब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो यू कैन हैव मेनी काइंड्स, बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल। मैं इसको सरल रखता हूँ। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर क्वेश्चन बैंक में से जब चाहें एक क्षण में प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। परिश्रम खूब है, मेरा अनुमान है कि इसमें 6-8 महीने लग जाएंगे। अच्छी खासी टुकड़ी बैठेगी, जो विशेषज्ञ होंगे, योग्य होंगे, निपुण होंगे, तो वो उसका निर्माण कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तब आप जहां भी आपके सेंटर्स हैं, इतना ही आपको करना है कि उनको इंटरनेट से अच्छी तरह से जोड़ लें। आज के ज़माने में वही सेंटर बनाइए जहां इंटरनेट अच्छी तरह उपलब्ध हो। आप क्वेश्चन पेपर का जो समय है निर्धारित, उससे आधा घंटा पहले उसको ईमेल से वहाँ भेज दीजिए और वहाँ प्रिंटर रहेगा हर सेंटर में, फास्ट प्रिंटर। वो उसी समय प्रिंट करेगा और वहाँ बांट देगा। तो इसमें लीक होने की तो कोई क्षमता ही नहीं है। तो सवाल बड़ा सरल हो जाता है कि पेपर तो डिसाइड ही नहीं हो रहा जब तक कि आपने बटन नहीं दबाया और वो रैंडमली और इंटेलिजेंट, रैंडम का ये मतलब नहीं कि आंख मूंद के, इंटेलिजेंट रैंडम सिलेक्शन करेगा और प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा। यहां तक आप चाहें तो उसी लेवल के अलग अलग प्रश्न पत्र भी उसी क्षण बना सकते हैं। तो एक सेंटर में या एक ही सेंटर में 2 बन जाएंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें जिसको कहते हैं कि आरंभ का परिश्रम काफी होता है, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी बड़े स्मूथली चलती है। मोटा मोटी यही है। बिल्कुल, इस सुझाव पर बिल्कुल गौर करने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है। सर, एक बात और, जो नीट के छात्र हैं उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन जो छात्र सही मायने में सफल हुए हैं उनका कहना है कि जहां पर धांधली हुई है सिर्फ वहीं पर रद्द होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या उचित रहेगा? देखिए, ये जानकारी हालांकि मैं इस मामले में इतना योग्य भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी गहरी जानकारी है, परंतु मैं ऐसे ही अंदाज लगा रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा वाकई कहाँ लीक हुआ, कहाँ नहीं हुआ। ये तो सब लोग मान रहे हैं, मेरा ख्याल है कि लीक हुआ है कई जगह। कहाँ कितना हुआ है, अब एक बार कंटेमिनेशन आ जाता है तब बड़ा मुश्किल होता है कहना कि यहाँ नहीं हुआ है और यहाँ हुआ है। तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, अब बच्चों को सहना तो पड़ेगा। ये है, समझ लीजिए कि ये समाज के हित में है कि हम ऐसा निर्माण करें प्रश्न पत्र का आगे के दिनों में कि इसको लेकर किसी के मन में संदेह न हो। तो उसमें सभी का हित है, तो एक बार सहना तो पड़ेगा। ये अनुचित नहीं है, लेकिन हाँ कष्टदायक है। छात्रों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है ये बात। बिल्कुल होता है। देखिए, हम सब छात्र रहे और परीक्षा में तो मानसिक प्रभाव इतना रहता, मनोबल कभी बनता है, टूटता है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन अब क्या करें। अगर आपको उस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसकी इंटेग्रिटी बनाए रखनी है, तो
तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। सर, जम्मू कश्मीर में आप हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और आपने डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किया, तो क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर लीक का हल हो सकता है? देखिए, मेरी अपनी अवधारणा कुछ और है, मैं कुछ और मानता हूं परीक्षा को लेकर, और डिजाइन और डिग्री में हमने उसे लागू किया है। पहली चीज है, हमें यह पूछना चाहिए कि हम इम्तिहान लेते क्यों हैं। भारत में कुछ ऐसी मानसिकता बन गई है कि हम इम्तिहान लेते हैं लुढ़काने के लिए, बच्चे को डराने के लिए, फेल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए। इरादा होना चाहिए कि इस इम्तिहान से उसको एनेबल करें, यानी उसको अपने आप झांकने का अवसर मिले अंदर, और वो समझे कि मैं कहाँ इस समय पारंगत हूँ, कहाँ बढ़िया हो गया है और कहाँ मुझे क्षमता पूरी नहीं है, उसमें सुधार ले आऊँ, और उसके प्रभाव से प्रश्न पत्र के उसे मार्ग भी मिले अपने को सुधारने का। तो वो तो होता नहीं है हमारे यहाँ। तो टीचर, जब मैं भी अध्यापक हूँ, जब इम्तिहान में मैंने देखा है प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, अक्सर, मैं ये नहीं कहूँगा हर टीचर करता है, अक्सर टीचर ये सोचता है ऐसा सवाल पूछो कि क्लास लुढ़क जाए, इसको जवाब न मिले। क्यों ऐसा करते हैं? तो हमने डिज़ाइन और डिग्री में साइकोलॉजी पूरी बदल दी। एक तो उसकी पेडागॉजी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट के माध्यम से सॉल्व करना है। और कौन से प्रॉब्लम्स हैं? समाज की चुनौतियों और आवश्यकताओं से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके अंदर ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग होती है। जैसे मान लीजिए हमें गार्बेज डिस्पोजल को देखना है, एक समाज की चुनौती है। इस गार्बेज डिस्पोजल को समझने के लिए हमें थोड़ी बायोलॉजी आनी चाहिए, थोड़ी हमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आनी चाहिए कि कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ और चीज़ें आती हैं। तो ये ट्रांसडिसिप्लिनरी हो जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जिसमें ये नए सोल्यूशंस जब लेकर आते हैं और क्लास में प्रेजेंटेशन देंगे, बाहर समाज में निकलेंगे, ये स्टडी करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, हाथों का प्रयोग करेंगे, जब प्रेजेंटेशन देंगे कि हमने अंत में प्रोजेक्ट का ये हिसाब निकाला है, तो पूरी क्लास के सामने उसकी गणना होगी, उसका आंकलन होगा, उसको अंक दिए जाएंगे, ग्रेड्स दिए जाएंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता से ही चल रहा है, बहुत उसमें वो लोग काफ़ी निपुण हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है यही रास्ता है। हम बार बार ये जो इस तरह का रिटन एग्जाम और हर चीज़ को हम रिटन और ब्लैक बोर्ड से करते हैं, इससे थोड़ा हम बच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बच रहे हैं लोग। प्रोफेसर साहब, नीट परीक्षा में धांधली ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जब डीपीएमटी की परीक्षा होती थी तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है कि आपके टाइम में इस तरह की बातें आई थीं, उसको आपने कैसे टैकल किया था? क्या कहानी क्या थी वो? ऐसा हुआ कि मैंने अक्टूबर 2010 में वाइस चांसलर के पद का कार्यभार संभाला, और नवंबर के महीने में हमारा इम्तिहान 4-5 महीना पहले हो चुका था, मेडिकल एंट्रेंस का तो हो चुका था, मेरे सामने नहीं हुआ। लेकिन मेरे बनने के कुछ ही दिनों बाद मैंने अखबार में खबर पढ़ी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के उस समय जो अध्यक्ष थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो मैंने अपने ऑफिस से कहा कि एग्ज़ाम ब्रांच से बाकायदा मीटिंग करके और उनसे राइटिंग में एक्सप्लेनेशन मांगो कि ये क्या कह रहे हैं सही है कि नहीं। तो उन्होंने लिख के दिया, काफ़ी सोच विचार के, कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा सब सही है। फिर 10 दिन बाद उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर उन्होंने कहा। तब मैंने उनको फ़ोन लगवाया और मैंने कहा, साहब आप बार बार कह रहे हैं, अगर आपके पास कुछ प्रमाण हो तो दीजिए, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे प्रमाण दिए, मैं यहाँ पब्लिक फोरम में नहीं कह सकता, लेकिन उसके आधार पर 15 अगस्त के दिन मैं और मेरे निकटतम विश्वस्त सहयोगी थे 2-3 प्रो वाइस चांसलर, डायरेक्टर साउथ कैंपस, सवेरे 7 बजे झंडा फहराने के बाद बिना किसी को बताए एग्जाम ब्रांच में ताला तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर से बंद कर लिया, और हमने जांच शुरू की। सारी मेडिकल की जो कॉपियाँ वहाँ दर्ज थी वो जांच चुके थे, बहुत पहले, महीनों पहले हो चुका था, और हमने सिद्ध कर दिया कि धांधली हुई है। हम रात को वहाँ से 11-12 बजे निकले हैं, लंच वंच कुछ नहीं लिया, सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक, और किसी को आने वाने नहीं दिया था, सिद्ध हो गया। उसका फिर मैंने बाकायदा केस बनाया और फिर मैंने दे दिया अधिकारियों को, सीबीआई को भी दे दिया, सब दे दिया मैंने।
और फिर हमने जो है फैसला किया कि अब हम इम्तहान अपने से नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी खतरे की बात है और कहाँ तक, हम पुलिस तो है नहीं और हमें जल्दी भी थी, समय का अभाव था। तो मैंने और संस्थाओं से बात करना शुरू किया, जिससे मैं बात करूं कि साहब हमारा भी कॉम्प्रोमाइज रहता है, हमारा भी मैं तो दंग रह गया कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सारे देश में लगता है कॉम्प्रोमाइज। नामी संस्थाओं के अध्यक्षों ने मुझे कहा साहब हमारा पिछले 3 साल से हो रहा था, अभी बड़े मुश्किल से रोक पाए। मैं चाहता था कि उनसे कुछ सीखूं या उनके साथ जोड़ दूं। अंत में मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उन्होंने कहा हमारा 2 साल से नहीं हो रहा है, पहले हुआ है अब नहीं हो रहा है। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम टैग कर दिया एम्स के साथ कि जो एम्स से आई गई लिस्ट सूची, उसी के आधार पर हमारे यहाँ भी दाखिला मिलेगा। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट के खारिज कर दिया कि बिल्कुल ठीक है, वहीं से लो, क्या दिक्कत है। तो वो परंपरा थी, अब नीट आ गया है। तो जब से वो हुआ बंद होगी धांधली। उसमें और आगे क्या किए जाने की आवश्यकता, मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे सिस्टम में लीकेज है, आपने कहा कि लीक एक जगह हो गया तो कहाँ कहाँ गया उसको पता नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया ग्लोबल है। उसमें और क्या करके इसको रोका जा सकता है या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है? मेरा अपना कहना है, देखिए अगर आप वाकई इससे प्रतिबद्ध हैं कि इसी तरह इम्तहान लेना है जैसे लिया जाता है नीट का, तब फिर तो आप क्वेश्चन बैंक बनाइए और उस क्वेश्चन बैंक को हर वर्ष रिफ्रेश कीजिए, अपडेट कीजिए और ऊंचे स्तर के लोगों को जोड़िए और विश्व के ऊंचे जो अच्छे जाने माने विशेषज्ञ भारत के ही न लें, एग्जामिनेशन की जो उचित साइकोलॉजी है उस पर थोड़ा ध्यान दें। देखिए इसमें काफ़ी बाहर के लोगों ने बहुत कुछ सोच विचार किया है। डैनियल कानेमन जो नोबेल लॉरेट रहे, जिनको इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ मिली, उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि रिटन एग्ज़ाम की भी अपनी एक महिमा होती है, यह लेकिन आवश्यक है कि वो सही तरीके से बनाया जाए। तो ये गहरी सोच है, लेकिन एक बार का परिश्रम है। ठीक से बना लेंगे तो ऑटोमेशन आ गया है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, प्रिंटिंग की फैसिलिटीज़ अब लोकली खटखट हो जाती हैं। मैं तो कहता हूँ आपको प्रिंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा क्लासरूम बनाइए कि ऊपर वहाँ दीवार पे सफ़ेद दीवार रखिए और वहीं प्रश्न पत्र को प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो प्रिंटिंग का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बच्चा वहीं से प्रश्न जांचेगा और फिर अपना उत्तर लिखे OMR शीट में, वो भी कर सकता है। तो ये सारी झंझटों से आप बच सकते हैं। हाँ, प्रश्न ये है कि क्या आप ये इरादे से चलना चाहते हैं आप इस, हाँ बिल्कुल। Who will bail the cat? विश्व के बड़े मैथमेटिशियन है, भारत के अग्रणी गणितज्ञ हैं। आपको नहीं लगता है कि इस परीक्षा के गणित में बच्चों की बचपना खो गई है कहीं पे? देखिए आपने बड़ा उचित सवाल पूछा कृष्ण मोहन जी। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि भारत कुछ हद से ज़्यादा ऑब्सेस हो गया है परीक्षाओं को लेकर। हम बच्चा पैदा नहीं होता तब से ही उसकी परीक्षा एक प्रकार से शुरू हो जाती है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चली। मैं पहली कक्षा में था तो मुझे एक ख़त दिया गया कि घर में अपने पेरेंट्स को दो। तो हमने जाके दिया, माँ ने पढ़ा तो माँ ने कहा अरे ये तो तुमको फेल करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो माँ ने कहा फर्स्ट ग्रेड में कौन किसको फेल करता है। दूसरे दिन वो हमको लेकर फिर स्कूल गई, तो उन्होंने कहा ये गणित में कमज़ोर है। अब देखिए इसमें कई बातें हैं। मेरा पहला रिसर्च पेपर गणित में 17 साल की उम्र में मैंने लिखा और वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्तर पे छपा है। रामानुजन और मेरा नाम लगभग, रामानुजन हमारे लिए ईश्वर है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि उनका यह चेला जो उनकी पूजा करता है उसका नाम उनके नीचे लिखा है उस प्रश्न, उस पेपर के संदर्भ में। और वो क्या जांच रहे थे, किस तरह से मुझे मेरा आकलन कर रहे थे कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ। मुझे 7वीं कक्षा में गणित में 100 में से 1 नंबर दिया। कुछ हमारे यहाँ गड़बड़ हो रहा है, आप मान के चलिए। दूसरी चीज़ कि हर चीज़ में बच्चे को क्वेश्चन से डुबा दे रहे हैं। आप CBSE का इम्तहान दीजिए, आप मेडिकल का दीजिए, आप CUET दीजिए, आप नेट दीजिए। एक वो दिन दूर नहीं है, अंतरिक्ष से अगर भारत का चित्र आप लेंगे कैमरा से तो एक बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर की तरह दृश्य आपको दिखेगा। भारत को इससे बचना है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें इतना उलझ जा रहा है, जो भारत का भविष्य है उसका दिमाग कुंठित होता जा रहा है, बैठा जा रहा है, उसकी सोच खत्म हो रही है, उसकी क्रिएटिविटी को हम मार दे रहे हैं।
भारत की हानि होगी, यकीन कीजिए। इसीलिए भारत इतना कमजोर पड़ता है इन्वेंशंस में, इनोवेशंस में, टेक्नोलॉजिकल यूज में, क्योंकि हमारा बच्चा तो उलझा रहता है। अभी हाल में आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र ने अपने नाम से एक दिया है बयान कि कुछ नहीं, यहाँ मेरा सारा समय वेस्ट हुआ, वो जो इम्तिहान की मैंने परिश्रम किया उसके लिए दिमाग बैठ गया मेरा और मुझे यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह के इतने बच्चों ने मुझे बयान दिया है, इतने बच्चों ने। हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, गंभीरता से अच्छी दृष्टि रखकर दूर की सोचते हुए एक नई परिपाटी से आगे बढ़े इम्तिहान के संदर्भ में। इम्तिहान क्या, शिक्षा के संदर्भ में। बशीर भद्र की एक कविता है कि जो मेरे रोने का किस्सा है वही तो मेरे जीवन का बेहतरीन हिस्सा है। हमने बच्चों को रोने पे भी मजबूर कर दिया, सिसकने भी नहीं देते। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ठीक बात है। देखिए, बच्चा तो, हम तो पेरेंट्स से काफ़ी मिलते हैं ना, तो हमको पेरेंट्स इतनी बार आके कहते हैं मेरे बच्चे का क्या होगा, और बच्चे के ऊपर और मानसिक प्रभाव पड़ता है, उसका मनोबल कमज़ोर होता जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम निराश हों। मैंने जो व्यक्तिगत प्रयोग किए हैं छात्रों के साथ, ईश्वर की कृपा से हमेशा मुझे सफलता मिली है। भारत में इतना टैलेंट है, हमारे अंदर प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं है। रास्ता और हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाले कम लोग हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है उसी के आधार पर हमने डिजाइन और डिग्री का निर्माण किया है। इट इज वर्बेटिम रिप्रोडक्शन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एकदम उसी से प्रेरणा ली है हमने। और हम उसके ऊपर इतना अधिकार कैसे रखते हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमने प्रयोग किए थे जब मैं कुलपति था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी पे आधारित है। मोटा मोटी उसी को उठा के यहाँ लागू किया है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये हमने किया था, समझदार लोग हर जगह होते हैं, न भी हम होते तो भी वो ऐसा ही करते। तो हमें इसमें अनुभव है, हमें वहाँ सफलता मिली थी। और अब जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, हमने जो पहली बैचेस ली, हमने लिखा उसमें कि आपको गणित पहले से पढ़ने की जानकारी नहीं होनी चाहिए, 10वीं के बाद न भी पढ़े हो तो आप आइए यहाँ, हम गणित के कोर्सेज आपको बिना भय के सिखाएंगे। एक पेपर है, उसका टाइटल है मैथ्स विदाउट फोबिया। और उन बच्चों ने पहले बहुत डर के वो कोर्स लिया, और वो कोर्स ब्लैक बोर्ड पे बहुत कम होता है, वो प्रोजेक्ट के आधार पे होता है। अब वो सारे बच्चे जो पहली बार गणित से भागे हुए थे, 10वीं के बाद नहीं पढ़े थे, इतना ज्यादा गणित से जुड़ गए हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया है कि अब वो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आप समझे? तो इस पद्धति जो हमारी जो पेडागॉजी है, ये ऐसी है, प्रोजेक्ट बेस है, और इससे लाभ हो रहा। और वो जो बच्चे थे जब आए आरंभ में, तो हर तरह के बच्चे थे, मायूस थे, कह रहे थे कि हमको पता नहीं है स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में। हम तो सोच रहे थे अब हमें 3-4 साल अपने वेस्ट करने हैं, कोई ना कोई डिग्री लेनी। वही बच्चे अब लोग जब जाते हैं दिल्ली से या भारत के और भागों से उनसे मिलने, तो कहते हैं ये तो सबके सब जीनियस है। तो देखिए, जीनियस हर बच्चा होता है, प्रश्न ये है कि उसको आप अवसर देंगे तब ना। तो अवसर दीजिए, वो जीनियस बन जाएगा। और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसका मार्ग है। हमारे लोग जो अधिकारी हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा, थोड़ा नासमझी कर रहे हैं, इसीलिए हम उसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं पा रहे। यही सोचने की जरूरत है सर। और एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी, यूपीएससी के बाद नीट और जी एडवांस को विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न में रिफॉर्म की जरूरत है? बिल्कुल। ये देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि एक चीज मैं बता रहा हूं, अब चूंकि इतना ईश्वर की कृपा से अनुभव हो गया, ये मत समझिएगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, विवाहित पुरुष हूँ, मैं जानता हूँ, हर विवाहित पुरुष जानता है उसके अंदर कितनी समझदारी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव से थोड़ी बहुत समझ भी आती है। दिन प्रतिदिन पिछले दिन से थोड़ा बेहतर हो जाता हूँ। धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया है कि हर बच्चे के अंदर वो टैलेंट है। हम क्यों इतना, आप रैंडमली, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि डिजाइन और डिग्री में आप रैंडमली 40 बच्चे हमें दे दीजिए, बिना पूछे कि कहां से पढ़ाई क्या जानता है, और साल भर बाद देखिए उनके अंदर इतना प्रभाव से इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप दंग रह जाएगा। डॉक्टर साहब, जो इन्होंने एक सवाल पूछा राइट नीति की, एक मेरे मन में सवाल आया कि जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो क्या 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, जिसमें हम 12वीं के बाद
ऐसी परीक्षा ले कि उसी से आईआईटी के बच्चे, उसी से मेडिकल के बच्चे, उसी से जो सामान्य कोर्स करना चाहते हैं या क्लैट करना चाहते हैं, उनको वहाँ से एडमिशन मिले, ताकि वो बात जो बोझ है एक तरीके से परीक्षा पास करने का या उसमें सम्मिलित होने का, उससे मुक्ति मिले देश को और बच्चों को। देखिए, दिक्कत क्या होती है, ये आसान सवाल नहीं है, इसका उत्तर ऐसे आसानी से निकलेगा नहीं, बहुत सोचना पड़ता है। कि आप मान लीजिए, आपने कहा कि हम अपना एग्ज़ाम नेशनल लेंगे, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी गांव में पढ़ रहे हैं, हर एक स्थान की भी अपनी विशेषता होती है। अब मैं वहाँ का करिकुलम देखिए, आदर्श करिकुलम तो ये होना चाहिए कि जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ के भी जो ज्योग्राफी है उसका भी तो कुछ वहाँ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वहाँ के सोसाइटी का रिफ्लेक्शन थोड़ा होना चाहिए। नेशनल लेवल पे सिर्फ आप आधारित करेंगे तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, सबका फोकस उसी पे चला जाएगा। और एक चीज़ समझिए, अगर आप एकदम हर चीज़ को यूनिफॉर्म कर देंगे ना, तो ये बायोलॉजी का जो सिस्टम है ना, इन ब्रीडिंग यूनिफॉर्मिटी, वो अपने को इन ब्रीडिंग से ख़त्म कर देगा। यू मस्ट हैव डाइवर्सिटी, यू मस्ट अलाउ डाइवर्सिटी टू फ्लरिश। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज इज एज इम्पॉर्टेंट एज बायोलॉजिकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नहीं तो खत्म हो जाती हैं, संस्थाएं खत्म हो जाती हैं, देश खत्म हो जाते। देखिए, जहाँ जहाँ वामपंथी विचारधारा को ऐसा धसा दिया था, वहाँ की इकॉनमी चौपट हो गई, वहाँ की सोच खत्म हो गई। चाइना ने कब प्रगति की? जब इस विचारधारा से वो बाहर आया और उसने हर तरह की आइडियाज़ को फ्लरिश होने दिया, तब जाके चाइना ऊपर उठा। जहाँ जहाँ अभी भी लागू कर रहे हैं, वहाँ हानि हो रही है। तो ये एक इम्तिहान ऐसा कर देंगे कि हर किसी को वो लेना है, तो हर स्कूल उसी के दृष्टिकोण से पढ़ाएगा। ये स्कूल अगर ड्रामेटिक्स में बेहतर है, तब भी वो जोर लगाएगा उस इम्तिहान पे और ड्रामेटिक्स को छोड़ देगा। वो स्कूल क्रिकेट में बेहतर, वो छोड़ देगा कि इसको इसमें कराओ। देखिए, ये भी आप बदलिए। वाई इज प्लेइंग क्रिकेट नॉट एजुकेशन? वाई इज ज्वाइनिंग द एनसीसी नॉट एजुकेशन? वाई इज गोइंग ऑन अ ट्रैक नॉट एजुकेशन? हम तो इसको भी, हम डिज़ाइन और डिग्री में हम इसको एजुकेशन मानते हैं। हमने पूरी एक ट्रेन किराए ली रेलवे से, पूरी ट्रेन, और 750 लड़कियों को लिया जम्मू कश्मीर से, और हमने प्रोजेक्ट्स के आधार पर उनका चयन किया और देश का भ्रमण कराया, जहाँ जहाँ जाना था, और रास्ते में प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, कोई टूरिज्म नहीं था। और इसरो गए, वो पनडुब्बी में गए, सबमरीन्स में गए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे गए, और महात्मा गांधी के आश्रम में गए, जगह जगह गए और प्रोजेक्ट्स किया। उन्होंने चरखा भी काटना सीखा, सब कुछ किया। और जब बच्चे लौट के आए तो आप देखिए कितना परिवर्तन हो गया था। जिसको कटी पतंग, कभी पतंग उड़ाई हो, कटी पतंग कभी कभी आसमान की हवा पकड़ लेती है तो फिर निकल जाती है, उसी तरह इनके सबके दिमाग ने आसमान की हवा पकड़ लिया था, सब ऊपर उठ रहे थे। तो उसको होने दीजिए, डाइवर्सिटी को होने दीजिए, थोड़ी फ्रीडम दीजिए। आसान नहीं है, लेकिन अगर भारत को और समाज को अपना हित है और आगे प्रगति करनी है तो यह भी रखना होगा। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जम्मू के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि लोग और शिक्षा बढ़े, वहाँ पर रोज़गार बढ़े, विकास बढ़े। आप जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या कुछ और नया होना चाहिए? देखिए, नया तो वहाँ हमको तो काफ़ी, एक तो दायित्व भी दे दिया और काफ़ी छूट भी दी है। हमारे जो वहाँ पर एलजी साहब हैं, वो चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन काउंसिल। उनकी सोच बड़ी अच्छी है, खूब विस्तृत सोच है, लिबरल सोच है। तो हमें काफ़ी छूट मिली है और एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है। तो हम वहाँ पर सब कुछ लागू कर रहे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा है, और उसका और भी उत्तम स्वरूप और बेहतर स्वरूप और विकसित स्वरूप को लागू कर रहे हैं। तो इससे तो तमाम परिवर्तन आ रहा है। मैं चाहता हूँ, पार्लियामेंट की कमेटी गई थी एजुकेशन की, वहाँ उसने इसका जायज़ा लिया, तो उनके चेयरमैन ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस समय दिल्ली में था, हमारे वाइस चांसलर्स गए थे, उन्होंने समझाया, जम्मू के वाइस चांसलर गए थे प्रोफेसर उमेश, तो उन्होंने समझाया कि ये क्या है और बताया कि क्या नतीजे आ रहे हैं। तो उन्होंने यूजीसी को आदेश दिया कि इसको पूरे देश में लागू करो। और वहाँ, हाँ, और हमको वहाँ से फ़ोन किया कि साहब हम आदेश दे रहे हैं यूजीसी को, हम बहुत प्रभावित हैं इससे। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन ने हमको फ़ोन करके कहा। तो कुछ अच्छा ही हो रहा है, और मैं इस अवसर पर मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के पूरे प्रशासन का कि एलजी साहब बहुत ही अच्छे सूझबूझ से चल रहे हैं। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग है और वहां हम
अच्छा काम कर पा रहे हैं, दोनों, जम्मू में भी कश्मीर में भी। और इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम लोग जुड़े हैं मेरे साथ। ये ना समझिएगा कि मैं इसकी जो है सारी ख्याति मेरे ऊपर आ रही है, सब लोग लगे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्यों बच्चे परीक्षा के गणित में उलझ के रह गए हैं, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इन सब पर हमने चर्चा की। बहुत सारे बदलावों पर गौर करने की ज़रूरत है ताकि देश में शिक्षा और परीक्षा को लेकर लोगों के मन में जो सवाल हैं, जो संशय है, वो खत्म हो सके। दोबारा से एक ट्रस्ट जो है वो दोबारा से विश्वास कायम हो सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।